बच्चों, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चैप्टर 10th का, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मन में ये सोच रहे हो क्या ये एक वीडियो क्या हमारे पूरे डाउट क्लियर कर देगा? क्या इससे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं? चलिए एक बार इस वीडियो पर टेस्ट करके देखिए, आपके सारे मन के जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएंगे और कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आंसर आ जाएगा। अपनी चिंता को एकदम खत्म कर दे, अब पूरा भरोसा रखें आप हम पर, हम आपके सारे डाउट खत्म करेंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाकी रहने वाला नहीं है। हेलो बच्चों, मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर की मेन हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में हमारी हेडिंग आती है विद्युत। भाई विद्युत होता क्या है? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक। व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक? भाई कई बार बच्चे चैप्टर को बहुत पहले भी पढ़ चुके होते हैं लेकिन मन में डाउट रह ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको उतना डिटेल से बताया ही नहीं जाता। हम आपको बिल्कुल डिटेल से एकदम सीरियल वाइज सीरियल बताएंगे जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विद्युत की। तो विद्युत होता क्या है आखिर? क्या है विद्युत? जिसे कैसे समझे? तो भाई देखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, हमें पता है भाई ब्रांच की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विज्ञान में कई सारी ब्रांचें थी ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, 3 ब्रांचें सीधे सीधे यही हो गई। तो उसी प्रकार से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? आवेशित वस्तुओं का के अध्ययन करते हैं, आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि उसके मध्य में जो क्रिया उत्पन्न हो रही है, जो शक्ति उसके मध्य में जो क्रिया हो रही है उसका क्या कर रहे हैं? अध्ययन करना। ठीक है, यानी जिसके अंदर हम आवेश का या आवेश के गुणों का या आवेशित क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत कहते हैं। ठीक है, आए समझ में विद्युत आपको? ठीक, बहुत बच्चों के मन में विद्युत समझे में विद्युत है क्या? भाई विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? आवेश के गुणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नोट पॉइंट आपको एक दिया गया। ठीक है, नोट पॉइंट को क्लियर कर बाद में आपको बताते हैं क्योंकि थोड़ा चीज यहाँ पे भी बाद में हम आपको समझाएंगे। ठीक, जैसा नॉलेज हम बता देंगे आपको। अब बात करते हैं आवेश क्या होता है। आपने देखो छोटे में क्या किया होगा, एक फूटा देखा होगा, देखा है फूटा? फूटा को हम अपने बालों में से खींचते और कुछ ना कुछ कागज कागज को चिपकाते ही है। देखो जादू, देखो जादू करते नहीं करते छोटे में, है ना? ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी चीज घसीट ले, कि बालों घिसा, बड़ी भारी चीज सीट को घसीट लिया, घिसा, मैडम जी को बुलाना ही था। ऐसा थोड़ी ना होता है। आवेश क्या करता है भाई? फूटा से जो हल्की वस्तु, जैसे कागज का टुकड़ा हो गया, इन सब चीजों को आकर्षित करता है। यानी कि अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करता, अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करता। आया समझ में? यानी कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तु को आकर्षित करने का, अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो सन 1446 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इसका नामकरण किया, लेकिन खोजा किसने था? थेल्स ने। ठीक है, खोजने वाले जो थे, मतलब जिसके बारे में जन्मजात मतलब जिन्होंने बताया गया ये है क्या होता है आवेश, वो थेल्स थे। और इसका नामकरण जो किया था वो थॉमस ब्राउन ने किया था, इसलिए इसको नामकरण के लिए बोला जाएगा थॉमस ब्राउन ने किया था। फिर अब बात करते हैं आवेश के मात्रक की। तो आवेश का क्या मात्रक होता है? आवेश का मात्रक हमारा कूलम होता है। फिर एम्पियर में बात करें तो मीटर पर एम्पियर पर सेकेंड। एक फैराडे में 96.55 कूलम होता है आवेश, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का। याद रहेगा, याद है, पढ़ा जाए आगे। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछे कि आवेश के क्या क्या प्रकार होते हैं? आवेश भाई साहब 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो 1752 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बेंजामिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? आवेश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक बात है बहुत फेमस है, ये क्या करते थे, इनको चेक करना था एक बार कि भैया जो आसमान में जो बिजली कड़कती है और जो हम लोग घर पे बिजली यानी इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, दोनों में क्या चेंजमेंट है का। तो ये क्या करते थे, जहां पे बिजली गिरती थी उस समय बाइक तो होती नहीं थी, घोड़े से लोग चलते थे कुड़िक कुड़िक करते हुए। ये क्या करते थे, आराम से घोड़े पे बैठते थे, जहां बिजली गिरती थी वहां पहुंचते थे। अब देखो तुम ही समझो, जब वहां तक वो पहुंचे तब तक वहां क्या हो गया? समाप्त हो गया, चेक ही नहीं कर पाए बिजली कहां से गिरी, है ना। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक पतंग ली, पतंग में एक चाबी का गुच्छा बांधा, चाबी लोहे का कुछ बांधा उन्होंने और उड़ाना चालू किया। अब जैसे उड़ाया तो जैसे जब बिजली, मौसम देख के उड़ाया जाता है ना, दोपहर में उड़ा रहे, धूप में गए तो बिजली गिरेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मौसम के हिसाब से उन्होंने उड़ाया और उस पर आगे क्या गिरी? सारी बिजली से गिरी आगे। तो बिजली के साथ उन्होंने मीटर टाइप कनेक्ट कर रखा था नापने के लिए। वो तार जो था वो कॉपर का बैट टाइप का ले रखा था जाके। अब ऐसा नहीं होता है कि मतलब तुम सोचो कि तार ले रखा है तो उन्होंने पकड़ भी रखा होगा, उनके बाल सारे खड़े हो गए करंट लग के ना, ऐसा कुछ नहीं।
ठीक, उन्होंने मीटर में लगा रखा था सिस्टम से, और उन्होंने चेक किया कि बताया कि जो घर की बिजली है, जो बाहर बिजली है, उसमें उसका वोल्टेज करोड़ों में होता है, और घर के वोल्टेज हमारा तो कई हजार में भी, मतलब घर का वोल्टेज 220 वोल्ट में ही चल जाता है काम। तो यानी कि जो बाहर आसमान में बिजली से बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, देखो कहीं पे भी गिरती है वहां एकदम जमीन को जला देती है, किसी ऊपर किसी गिर गई तो एकदम मर ही जाएगा, होता नहीं होता ऐसा। ठीक, ये सब किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था 1752 में। अब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नंबर एक धनावेश। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, उसे धनावेश आ जाता है। जैसे देखो एक ऐसा बात भी बोल सकते हैं, मान लीजिए हम कांच की छड़ लिए, क्या के लिए? हमें कांच की, जब हम कांच की छड़ को किससे रगड़ देते हैं? रेशम से। देखा ना तुमने, मतलब फूटा देखा होगा, फूटा गाय का होता है कांच का, ये गाय का है रेशम का। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। क्या जाता है? धनावेश आ जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? याद रहेगा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते तो उस पर धनावेश आ जाता है। जिस वस्तु पर धनावेश आता है उसे धनावेशित वस्तु क्या कहा जाता है? उसे धनावेशित वस्तु कहते हैं। याद रहेगा। ठीक, अब देखो आगे समझो क्या बताया। तो जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो उस पर धनावेश आ जाता है। तो वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसे धनावेशित वस्तु कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे धनावेशित वस्तु कहते हैं। देखो इस स्थिति में वस्तु के द्रव्यमान में भी सूक्ष्म कमी आ जाती है। अब द्रव्यमान में किस प्रकार सूक्ष्म कमी आ जाती है? वो सिंपल सी बात समझो, जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी परमाणु है, सब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने। जैसे हमारा शरीर है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, नहीं बना होता है। मेन भूमिका किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। मेन भूमिका किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो आपका द्रव्यमान भी क्या होगा? कम होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपका द्रव्यमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। पर इतनी बड़ी कंडीशन है, ये सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब कैसे भाई? ऐसा नहीं कि ये मान लो फूटा है, हमने रगड़ा, पहले ये 100 ग्राम का था, रगड़ते ही 200 ग्राम का हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी 50 ग्राम का हो जाए, इतना कम नहीं होता। मिनिमम एकदम मिली में बहुत कम में डिफरेंट आता है। ठीक है, यानी कि जब अब ऋणावेश की अगर हम बात करें, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अधिकता हो जाती है, क्या जाती है? अधिकता होती है। ठीक है, तो उस पर क्या है? उसमें बड़ा यहाँ थोड़ा गलत हो गया, तो उस वस्तु पर क्या जाता है? ऋणावेश आ जाता है। क्या जाता है? ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है, उसे धनावेश नहीं, ऋणावेशित। कैसा? ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। इस स्थिति में वस्तु के द्रव्यमान में सूक्ष्म अधिकता हो जाती है। सूक्ष्म क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। थोड़ा सा वो गलत हो गया यहाँ पे, पर लेकिन समझेंगे तो बहुत इजी है समझना। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो रहा है? कमी हो रही है, तो उस पर धनावेश बढ़ रहा है, उसे धनावेशित वस्तु कहते हैं। अब जिस वस्तु पर ऋणावेश ज्यादा हो रहा है तो उस पर ऋणावेशित हो रही है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। और ऐसे ही जब आप एबोनाइट क्या निकलते हैं? एबोनाइट की छड़ को बिल्ली या जानवर की खाल बोल सकते हैं आप, बिल्ली की खाल। अगर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें क्या जाता है? ऋणावेश आ जाता है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस पर क्या जाता है? ऋणावेश आ जाता है। और जिस वस्तु पर ऋणावेश आता है उसे ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। अब ऋणावेश आ रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी, जिससे उसके द्रव्यमान में भी सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब उदासीन वस्तु क्या होती है? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसे उदासीन वस्तु कहते हैं। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज था, आपस में दोनों बराबर हो गए, इसलिए वो उदासीन हो गई। क्या हो गई? उदासीन। नोट की बात करते हैं। किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश उत्तरदायी होता है। मतलब जो वस्तु आवेशित हो रही है, आवेशित मतलब चार्ज होने से, आप फोन चार्ज करते हैं, देखा कोई बैटरी होती तो आप उसको चार्ज करते हैं, तो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। चार्ज होने का मतलब क्या हो रहा है? जैसे आप फोन लगाया, चार्जर लगाया, वो चार्ज हो रहा है, देखा वो लिख के आता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर से प्रवेश कर रहे है ना। अब जैसे जाते जाएगा जब तुम यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकल, बाहर मतलब निकलते नहीं दिखाई देंगे, पर आपको उस सारे उपकरण में जाएंगे, उसका यूजेस होगा तो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या फिर ऋणावेशित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो चार्ज हो रहा है, बाहर तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? तो मेन उत्तरदायी कौन है भैया? ऋणावेश है। ऋणावेश की वजह से ही वस्तु क्या होती है? चार्ज होती है। ठीक, उसी की वजह से डिस्चार्ज होती है। ठीक, आए समझ में? अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, आवेश के गुण की।
और आवेश के गुण पढ़ने से पहले हमने एक पॉइंट आपको पीछे छोड़ा था, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब ये पॉइंट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा एक बार, ये बहुविकल्पी में भी कई बार आ चुका है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा 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 दिमाग लगाना। ठीक है, अब कैसे, तो किसी आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। ये समझना, जैसे चुंबक है मान लो, ये तो चुंबक के चारों कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र। वैसे ही नहीं, आवेश के चारों कौन क्षेत्र हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब देखो हमने क्या समझा, इसके पास वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन समझो मेरी बात, अब चुंबक चाहे रखा रहे चाहे चले, चाहे रखा रह जाए चले, पर उसके पास तो वैद्युत क्षेत्र है ना भाई, कहीं में भी जिसका जो एरिया है वो बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। ऐसे आवेश है, वो चाहे खड़ा रहे चाहे वैद्युत क्षेत्र तो रहेगा, रुका है तो भी उसका वैद्युत क्षेत्र, चल रहा है तब भी उसका वैद्युत क्षेत्र है। आया समझ में? अब देखिए क्या कही जाएगी कि गतिमान आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र भी कहीं उत्पन्न कर रहा है, देखो भाई, जब आवेश क्या करता है हमारा? गतिमान होता है। कैसा होता है? ठीक, तो गतिमान होगा तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन है भाई एक प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? धारा। अब इसके बारे में एक समझते हैं इसके बाद, ठीक है, किस प्रकार से काम करता है। इसलिए काम करता है वैद्युत चुंबक। किसमें काम करता है? असल जो वैद्युत चुंबक में किस प्रकार काम करता है? एक होता है नर्म लोहा। क्या होता है? अब नर्म लोहा क्या होता है भैया? जैसे पुष्पा मूवी देखिए ना, हाँ, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर नहीं समझ लेगा, क्या है वो? फायर। ऐसे नर्म लोहा नाम समझ के केवल लोहा, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे मोड़ दो, दिस इज अ वेरी हैवी, जिसके अंदर ऐसा गुण होता है कि इसको चुंबक बनाया भी जा सकता है और चुंबकीय गुण हटाया भी जा सकता है, ये पॉसिबल है उसके साथ। ठीक, तो करता क्या है वो, देखा होगा बड़ी बड़ी क्रेन होती है, बड़ी बड़ी क्रेन है, ठीक है, अभी आपको पिक्चर्स में दिखा दें यहाँ पे, तो बड़ी बड़ी क्रेन होती है, उसमें बड़ा सा लोहा टाइप का लगा होता है, इससे गोल गोल है ना, वो क्या करता है उसमें नीचे लगा होता है बड़ा बड़ा क्रेन में, तो वो क्या करता है जैसे उसमें बटन दबाया करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से वो चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबक। नीचे जो गाड़ी होती है उसको चिपका लेता है, ऐसे ले जाके वहां पे छोड़ भी देता है। अब अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे घर में जो चुंबक है वो अपना एक बार चिपक गया तो क्या अपने आप छोड़ देता है? नहीं छोड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तुम्हें? हाथ से खींचना पड़ता है। तो ये बताओ, उसने गाड़ी चिपकाई और अपने आप जाके छोड़ दिया, ये कैसे हुआ भैया? वैसे बटन दबाया गया तो आवेश चलना प्रारंभ किया, चला तो क्या प्रवाहित हुई? धारा प्रवाहित हो गई, धारा ही जैसे चुंबक बन गया। वो क्या बन गया? चुंबक। तो इसे चिपका लिया। अब जैसे धारा बंद की गई तो वो क्या कर देगा? छोड़ देगा, उसका चुंबकीय तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसा समझ में? यानी कि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, किंतु गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए जहां पर भी हम लोग थे। अब बात करते हैं भैया वैद्युत आवेश के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? आवेश के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक, आवेश भैया निम्न प्रकार का होता है। नंबर एक, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की बात करते हैं। आकर्षण कब होता है? प्रतिकर्षण कब होता है? भैया आकर्षण तभी होगा जब दो विपरीत लोग, विपरीत जेंडर के लोग, है ना, विपरीत नेचर के लोग, और प्रतिकर्षण क्या होता है? जब सेम नेचर के, सेम जेंडर के, सेम लोग हैं, पसंद आते हैं ना, ठीक, लेकिन अपोजिट हो तो मजा आ जाती है ना। तो यानी कि समान प्रकृति, यानी कि प्लस क्यू समान नेचर, या फिर माइनस क्यू, इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और अगर आप करेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच करेंगे, इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? ठीक है, आकर्षण होता है। यानी कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। आया समझ में? ठीक, तो यानी कि पढ़ लेंगे हम यहाँ पे। अब बात करते हैं आवेश का संरक्षण। आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा है, क्या होता है? हाँ बताइए, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? सोचो मन में। आवेश को, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते, इसे केवल क्या कर सकते? एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपसे हम पूछे यहाँ पे क्या दिया गया, ये होगा आवेश का संरक्षण। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु, क्या करते हैं? एक वस्तु से क्या करते हैं? दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थान को चेंज करना, स्थानांतरित करना कहा जाता है ना। ठीक, यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। अभी हमने सीखा भाई हम आवेश को भेज रहे हैं, हाँ एक आवेश को दूसरे वस्तु पे भेज रहे हैं, अब भेज तो दिया, आदान प्रदान कर दिया, हमने क्या कर दिया, अब आदान प्रदान होगा कैसे, कितनी मात्रा दी जाए भाई उसको, ये तो सोचना पड़ेगा भाई। अच्छा थोड़ी ना तुमसे कोई चीज मांगे कितनी, हेलो कोई दुकान में गए तुम सामान लेने, भाई कहते हो कुछ सामान दे दो, चीनी दे दो, कितनी, आवेश का आदान प्रदान कर दो कितना, तो भैया देखो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पूर्ण संख्या के रूप में होता है। पूर्ण संख्या का मतलब कहता है होल नंबर्स, मतलब 1 2 4 5 10 50 लाख 5 करोड़ 10 लाख अनंत, कितना भी हो सकता है होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन जो ये वैल्यूज होती है जैसे 0.5 3.2 6.7 या फिर 1/2 है ना 3/2, ये सब नहीं हो सकता, केवल पूरा पूरा नंबर, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन बटे में या पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाने वाले, आए समझ में, ठीक। यानी आवेश का जो आदान प्रदान होता है किसमें होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या हो गया, Q बराबर N। अब N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किस होता है जो ये स्मॉल ई है, ये स्मॉल ई, ये क्या होता है, आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है, वह न्यूनतम मात्रा है जिसे मूल आवेश कहा जाता है, वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻�19, ये वैल्यू फिक्स होती है, आपको याद करनी पड़ेगी और कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, न्यूमेरिकल में आपको एक भी समस्या आने वाली नहीं है, इसकी हम गारंटी देंगे, ठीक है आपको, जब जब आप सारे फॉर्मूले सारी वैल्यू जो हम आपको बताएंगे वो याद करके, ठीक है, इस शर्त के साथ भाई ये वैल्यू हमने बताई ई बराबर होती है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, पावर कितनी होगी -19, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई, फॉर्मूला का Q बराबर Ne, ये आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इस वैल्यू को भी याद करेंगे और आगे जितने भी फॉर्मूले बताएंगे वो आपको याद करके आने हैं। आया यहाँ तक समझ में, ये नोट्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं, आगे ये न्यूमेरिकल में काम आएगा तब हम न्यूमेरिकल में आपको समझाएंगे फिर से, ठीक है। आगे बात करते हैं बिंदु आवेश, किसकी बात करते हैं, बिंदु आवेश की। ऐसा आवेश उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है, बिंदु आवेश के मतलब ऐसा आवेश जो बीच की दूरी, दो आवेश है मान लीजिए, इनकी बीच की दूरी तुलना बिल्कुल नगण्य है, आवेश की वैल्यू बहुत कम है पर दूरी की वैल्यू ज्यादा है, इसे बोलते हैं बिंदु आवेश, याद रहेगा, ठीक। लेकिन चालक की बात करें, अब बताओ चालक क्या होता है, ये बताओ, चालक यानी कंडक्टर, बस कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, कंडक्टर है ना, यानी चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ है जिसमें क्या होता है आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। एग्जांपल में सोना चांदी च्यवनप्राश, च्यवनप्राश क्या होता है, सोना चांदी तांबा लोहा मानव शरीर धातु इत्यादि सारी चीजें क्या होती है हमारी चालक होती है। अब अचालक की अगर तुमसे बात करें, अचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है उसे अचालक कहते हैं, अर्थात विद्युत रोधी होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत रोधी भी कहा जाता है। फिर से पढ़ना एक बार, ठीक है, वे पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश क्या होता है, वे पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश क्या होता है सुगमता से प्रवाहित होता है, उसे विद्युत के चालक अर्थात सुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, पीतल तांबा चांदी सभी धातु मानव इत्यादि होते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे तो क्या होता है अचालक, वे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, विद्युत के अचालक कहलाते से विद्युत रोधी, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं आपके सामने, पढ़ सकते हैं आप, आए समझ में आता, कोई दिक्कत, पढ़ा जाए आगे, ठीक। तो वो चालक अचालक आपको समझ में आया, चालक वे जिसमें धारा प्रवाहित होती है, अचालक वे जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक, धारा बोले या आवेश। अब बात करते हैं अचालक की, देखो जैसे अगर आपसे हम पूछे कि लकड़ी है, सूखी लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए, ठीक, सूखी लकड़ी जो होती है वो क्या होती है अचालक होती है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर कोई चिपक जाए तो आपको ऐसा नहीं कि एक लकड़ी ले लो जो गीली हो छुड़ाने चलेगा, तो छुड़ा हो जाएगा तुम भी चिपक जाओ, तुम्हारे बार भी सारे क्या हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर अब जो सूखी लकड़ी वो क्या है अचालक है, अब इसको तुम एक काम करो, उसको पानी में बोर, अब जैसे पानी में बोरोगे तैसे किसका काम करेगी, चालक का। अब अगर तुम करंट में लगाओगे छुआओगे तुम्हारे भी बाल क्या होंगे खड़े होंगे कि नहीं होंगे। अब ये बताओ पहले था अचालक, पानी मोरा क्या बन गया चालक, तो नहीं क्या पदार्थ जो अचालक होते हैं, वे पदार्थ जो अचालक होते कोई बाह्य पदार्थ मिलाने, बाह्य पदार्थ क्या मिला है पानी मोड़ दिया है ना, चालक जो कोई बाह्य पदार्थ मिलाने पर चालक का कार्य करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारे अर्धचालक कहलाते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो अचालक होते हैं पर कुछ अपद्रव मिलाने पर चालक का कार्य करने लगते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में सिलिकॉन जर्मेनियम इत्यादि, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वैसे भी आप समझ गए होंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भैया बहुत देर से करंट खा के तो कभी ना कभी तो खाया ही होगा, जनजाहट महसूस की होगी, हाथ में प्लग छू जाता है भैया, उसको बोलते हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है भाई साहब, ये बात समझ, ठीक है। तो
अब सुनो जरा, यहाँ पे करंट की बात करते हैं, वही फॉर्मूला होता है यहाँ पे Q बराबर आई टी, या फिर बोलेंगे यहाँ पे I बराबर, फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन में टी। अब Q को क्या बोलते हैं, आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। समय को बोलते हैं दर, ये आवेश होता है प्रवाह, क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। फिर जिस प्रवाह, आवेश की प्रवाह की जो दर है उसे वैद्युत धारा कहते हैं। आए समझ में, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम पर सेकेंड होता है, एम्पियर होता है। आए समझ में, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो, यदि किसी चालक में मान लो Q आवेश है और उसमें आवेश में 30 सेकंड तक प्रवाहित हो तो फॉर्मूला होगा I बराबर Q अपॉन में टी, इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो कूलाम पर सेकंड बन जाएगा, इसका मात्रक आपको बता चुके हैं, या फिर एम्पियर होता है। ठीक है, आए समझ में यहाँ पे, ठीक। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जितना भी, यानी कि पर सेकंड, समय नीचे दिया गया, समय के ऊपर आवेश, मान लो जैसे कह रहा कि बोल रहा है 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब कहने का कि एक सेकंड में 40 इलेक्ट्रॉन एक जाते हैं अंदर, ठीक है, किसी भी तार में एक सेकंड में 40 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसे बोलते हैं 40 एम्पियर का करंट जो फ्लो हो रहा है। आए समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा क्या कह रहा है कि वैद्युत धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। अभी बताया हमने आपको, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। अभी क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा क्षेत्रीय दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, अर्थात वैद्युत इलेक्ट्रॉन चलने के, वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन चलने के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ऐसे समझ में। अब सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं कि एक एम्पियर क्या होता है, एक कूलाम क्या होता है, एक वेबर क्या होता है, या फिर जो भी एक वाले क्वेश्चन है, एक एम्पियर, एक सेकंड, इनके बारे में कैसे बात करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो क्या करना होता है, Q बराबर, जैसे हमने I बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q अपॉन में T पढ़ा है, तो क्या करना है, इसको छोड़ के जितने भी पद दिए जाए आगे वाले को छोड़ के, Q बराबर मान लो एक कूलाम, T बराबर मान लो एक सेकंड, मान लिया हम लोगों ने, ये हो गया एक कूलाम, ये हो गया हमारे पास एक सेकंड। तो अब हम यहाँ बोलेंगे क्या, जब किसी चालक में एक कूलाम आवेश तक प्रवाहित होता है, जब कोई सी चालक में एक कूलाम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित होता है, उसे एक एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ रखोगे, यहाँ पे एक और एक काटेगा तो ये कितना आएगा, I बराबर एक आएगा, और आरा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, आया एक एम्पियर। यानी कि एक कूलाम आवेश जब किसी चालक में एक सेकंड तक प्रवाहित होता है उसे एक एम्पियर कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। देखा होगा आपने, बोर्ड का रिजल्ट तो आ ही गया इस बार, है ना, बहुत तगड़ा रिजल्ट आया, बढ़िया है, मजा आया देख के। आप लोग भी ऐसे ही लगातार मेहनत करें, खूब मेहनत करें ताकि अच्छा रिजल्ट आए। देखो, कुछ बच्चे नहीं मेहनत कम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। आप झूठ बोल सकते हैं पर अपने आप से कैसे बोलेंगे। सच को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और मेहनत करती चाहिए। जाकिर हुसैन साहब जो थे, उन्होंने एक बार एक बात बोली थी कि धूल चेहरे पे थी लेकिन मैं आईना साफ करता रहा। मतलब कि आप हर बार क्या झूठ बोलेंगे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं अपने आप से, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आईने को साफ नहीं करना, अपने आप को साफ करना, अपने आप पे मेहनत करनी है। तो एक बार मेहनत करके देखिए, ज्यादा मेहनत करने से हो जाता है, आपकी किस्मत में हो अर्थात ना हो, ठीक है। प्रयास कीजिए, हाई स्कूल में है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत नंबर लाना, ठीक है। प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, बहुत मेहनत ही नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा, है ना। ध्यान देकर एकदम कायदे से पढ़िए सब चीजों को, ठीक। अब बात करते हैं वैद्युत विभव क्या होता है ना। तो वैद्युत विभव की अगर हम बात करेंगे तो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है Q, ठीक है, उसको हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से। कहां से ला रहे हैं, अनंत से किसी आवेश को लेके आए, मान लीजिए हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए, इसमें लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात, उसको क्या बोलते हैं, अनुपात, के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में, क्या किया, आवेश को लेके आए, कहां से लेके आए, अनंत से। तो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1 वोल्ट की। यदि अनंत करो तो V बराबर था हमारे पास W अपॉन में Q, अभी पीछे बताया हमने, ठीक है। तो W कार्य को W मान लो 1 जूल, क्या मान लोगे, जूल। Q को क्या करोगे, आवेश यानी 1 कूलाम मानेंगे, ठीक है। तो निकितो को क्या बोलेंगे हम, जब 1 कूलाम आवेश को, जब हम क्या करते हैं 1 कूलाम आवेश को अनंत से कहां से ला रहे थे, यही तो बोला हमने परिभाषा में, क्या बोला, अनंत से,
ठीक, जब एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने किया गया कार्य यदि 1 जूल, किया गया कार्य कितना हो 1 जूल, तो उसे क्या कहते हैं 1 वोल्ट कहा जाता है। आए समझ में, समझे। अब हमारी अगली हेडिंग आती है ओम का नियम। अब बेटा बात करते हैं इस चैप्टर की आन बान शान यानी ओम के नियम की। सबसे ज्यादा ये पेपर में कई बार आपको मिलेगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। नहीं अगर आएगा तो इसका ओम के नियम का सत्यापन भी कई बार आता है। फिलहाल हम ओम के नियम की बात करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, फिर इसकी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में दिया, ठीक है। 1828 ईस्वी में कब दिया? जर्मन के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, पूरा क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम ने कब दिया? 1828 में, ठीक है। तो क्या बताया? तो किसी चालक ने, ये मान लीजिए चालक है, तो किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था की अगर बात करें, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे जब भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें ताप, दाब, लंबाई इत्यादि, जैसे तार की लंबाई खींच दी जाए वो ना बढ़े इत्यादि में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है, ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर v, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर v और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात, इसको क्या बोलेंगे? अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। आए समझ में, ठीक। यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर v तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। याद रहेगा ओम का नियम, ठीक। तो यही जो नियतांक है इसे यहाँ पे हम लोग R से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे इसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी R प्रतिरोध करता क्या है, तो अब आपको हम थोड़ा डिफरेंट बताते हैं। जैसे अब बच्चों ने विभव भी पढ़ लिया, धारा भी पढ़ ली और प्रतिरोध भी पढ़ी, ठीक है। अब दोनों में सब में क्या है, ये क्या करते हैं हमारे जीवन में। जैसे इतने वोल्ट की बैटरी आती, 220 वोल्ट का करंट आता हमारे घर में, है ना, ये सब तो हमें पता है। लेकिन ये किस प्रकार से क्या करते हैं? जो करंट है, करंट जब चलता है, यानी धारा यानी आवेश पढ़ा ना, आवेश जब चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। धारा है मतलब एनर्जी है जो क्या करे, किसी बल्ब को जलने के लिए या इलेक्ट्रिक को चलने के लिए ऊर्जा है उसके अंदर की, चलने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर है, शरीर के अंदर, इसके अंदर एक आत्मा होती है ना, आत्मा क्या कर रही है? वही तो शरीर को चला रही है, वो निकल गई, काम खत्म। सेम इसी प्रकार से कूलर है, एसी है, पंखा है, फ्रिज है, कुछ भी है, फोन है तुम्हारा, अगर इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन चार्ज यानी धारा ना हो, क्या उसका कोई यूज है? नहीं है, आप चला ही नहीं सकते उसके बिना। इसी प्रकार से और वोल्टेज क्या करता है? उसी आवेश को धक्का देने का, क्या करता है? धक्का देता है, एकदम एकदम मोशन करेगा, ठीक है। अब जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, कहते हैं वोल्टेज हाई हो गया तो ये बल्ब तेज जलने लगते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन को तेजी तेजी भगा रहा है ना। कई बार कहते हैं वोल्टेज चला गया, फिर चला गया, वोल्टेज डाउन हो गया, तो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ा धीमे चल रहा होता है, यानी धारा क्या स्लो प्रवाहित होती है, तो बल्ब देखा धीमे धीमे जलने लगता है। होता कि नहीं होता है? अगर हम बात करें प्रतिरोध की, किसकी बात करते हैं? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस क्या करता है भैया? रेजिस्टेंस रोकने का काम करता है। किसका काम करता है? रोकने का। तो ये जो हमारे पास धारा है इसको ये पकड़ लेता है, रोक लेगा। जब रोक लेगा तो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो विभव घट जाएगा, विभव का मान बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। आया समझ में? ठीक, इस प्रकार से काम करते हैं। मतलब फिर अब बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, तो अभी हमने आपको बताया भैया आर बराबर होता है वी अपॉन में आई। वी को बोलते हैं विभव, एजेंडी को बोलते हैं अनुपात, आई को बोलते हैं धारा। विभव तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विभव तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर या ओम होता है, ठीक है। यहाँ पे वाला ओम नहीं बनाओगे जो तुम पढ़ते चले आ रहे, ऐसा बनाओगे, ठीक है। ओम होता है, ओम नमः शिवाय नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हो? ये वैद्युत चालकता क्या होती है, चलो ये भी बता देते हैं। तो भैया वैद्युत चालकता की अगर तुम बात करोगे तो देखो जी से प्रदर्शित करते हैं, और देखो आर को हम लिखेंगे बटे में। तो कोई भी चीज जब बटे में लिखी है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर मात्रक की बात करें तो इसको पलटा देंगे, जैसे वोल्ट पर एम्पियर, तो यहाँ पे क्या हो गया? एम्पियर पर वोल्ट। और ओम इनवर्स या मोह होता है, ठीक। ये इसके क्या है? मात्रा के, याद रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे तुमसे बात करें तो क्या बात करेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध की। भाई देखो अब विशिष्ट प्रतिरोध क्यों हम मुझे बता रहे हैं,
क्योंकि विशेष प्रतिरोध में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, इसी में याद लगा सुनो, यही है सेम, ठीक है, कि जो प्रतिरोध है निम्न किन बातों पर निर्भर करता है, आर जो है किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। अगर आएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लेगा, अगर नहीं आएगा तो कई बार क्या पूछ लेगा हमारा, किन बातों पर निर्भर करता है, तो समझिएगा विशिष्ट प्रतिरोध निम्न दो बातों पर, जो प्रतिरोध होता है निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के अनुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चीज सामने सामने लिखी होती है उसको चिन्ह देखो सेम है, जो चीज सामने सामने लिखी होती है उसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, जो कुछ बटे में लिखा है उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। अब दोनों डिफरेंट क्या है, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती बटे में लिखा हुआ, ठीक है। ये अपोजिट वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, अपोजिट, ठीक है। आया समझ में आपको, यहाँ तक क्या हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ए मान रखा है। अब क्या, इन्हें मिलाने पर, इन्हें मिलाने पर जैसे मिलाएंगे तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन में ए। जब ये प्रोपोर्शनल का सन हटता है, अनुक्रमानुपाती का जब निशान हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट बेटा यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपल सी बात याद रखो, नहीं पता तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान है, किसका है, अनुक्रमानुपाती का निशान है, ठीक है। कांस्टेंट हटेगा, यहाँ पे हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इसको हटाया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रो अपॉन में ए, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे एक लाइन, ठीक है, हम इसके नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, जहां जहां रो एक अनुक्रमानुपाती क्रमानुपाती नियतांक है, क्या है, नियतांक, ठीक है, नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, याद रहेगा, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध कह दिया, इसी की तो परिभाषा निकालनी है, उसकी परिभाषा निकालेंगे कैसे, तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आर बराबर रोला, क्या आ गया, रोला जमा दो एकदम, है ना। तो अब यहां से हमने क्या किया, यदि हम क्या करते हैं, लंबाई एक ले लें 1 मीटर और क्षेत्रफल ले लें 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो नहीं देखो, हमने उसकी लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को एकांक मान लिया, क्या मान लिया बेटा, एकांक, एक मतलब यूनिट, है ना। तो जैसे एकांक माना तो यहाँ पे आर बराबर आ गया रो के, ठीक है। यानी क्या बताया हमने, तो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है यदि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल दोनों एकांक हो, दोनों क्या हो, एकांक। आया यहां तक, पढ़ा जाए आगे, चलिए आगे अब बात करते हैं बेटा हम विशिष्ट चालकता की। देखो अभी हमने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, सेम यहाँ पे इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है 1/रो। अब तुमको हमने अभी बताया, जब कोई बटे में लिखी हो तो इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, और इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसको सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर हम मात्रक की बात करें तो ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है, ये जो माइनस लग जाता है ना इसको इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो ओम इनवर्स तथा मीटर इनवर्स होता है। अब बात करते हैं वैद्युत चालकता की, है ना। तो लेकिन अगर हम चाहे तो इसको एक फॉर्मूला और बता सकते हैं आपको, सुनिएगा, रो बराबर हमने क्या रखा, रेल एल चला जाएगा ऊपर, है ना, इस बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, सेम वही चीज है, ठीक। अब हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। अब ऊर्जा होती क्या, एनर्जी जो हम लोग महसूस करती है होती क्या, पर वैद्युत की बात करें तो करंट की बात करना, ठीक है, हम लोग अपने अंदर नहीं ले सकते, ठीक है, लोगों को दिक्कत करेगा। तो किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होने से वह होने वाली ऊर्जा, वह मतलब खर्च होने वाली, जो आप खर्च करते इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखा चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, है ना, इसमें ऊर्जा क्या हो रही है, खर्च हो रही है ना। ये डिजिटल बोर्ड ऑन है, चल रहा है, तो इसमें क्या ऊर्जा व्यय हो रही है ना, खर्च हो रही है। तो किसी चालक में तार वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारी वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो W बराबर V इंटू क्यू, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और भी इसके फॉर्मूले होते हैं जो न्यूमेरिकल बहुत काम आने वाले, लेकिन हाँ अब यहाँ से कई सारे हम आपको फॉर्मूले दिखाएंगे, तो एकदम दिमाग में बसा लेना फॉर्मूलों को, एक जगह नोट कर लो कहीं पे एकदम ध्यान से, ठीक है। रीजन क्या है, बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आना पॉसिबल बेटा नहीं है। आप न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले याद करो, गारंटी हमारी हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे, ठीक है, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा व विभव के पदों में वैद्युत धारा के फॉर्मूले की बात करें तो अभी फॉर्मूला में निकाला है पीछे, तो V बराबर हमने क्या पढ़ा, W बराबर V टू Q, यहाँ हम क्या कर देते हैं, Q बराबर रख देते हैं IT, क्या रख देते हैं, IT, W बराबर क्या आ गया, VIT, ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आएगा। फिर हम क्या कर देते हैं, इसी फॉर्मूले में V की जगह लिख देते हैं
आयर, क्या लिखेंगे, वी बराबर आयर, है ना, वी बराबर आयर, आयर होता है ना होमोनिम्स पढ़ाया, तो यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा आई आर, यहाँ पे आई टी, तो आई आई क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, तो डब्ल्यू बराबर आ गया आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा तथा विभवांतर वी में वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध के पदों में अगर बात करेंगे तो आई बराबर हम यहाँ क्या करेंगे, आई बराबर हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाल दिया वी अपॉन में क्या होता है आर, तो यहाँ रखेंगे आगे डब्ल्यू बराबर आर टी, तो वो है ही है, लेकिन आई स्क्वायर है तो स्क्वायर के यहाँ वी अपॉन में आर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन में, ये हमारा क्या आ गया इसका आया समझ में, पढ़ा जाए आगे। ठीक, आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है भैया, अब ऊष्मीय प्रभाव अगर तुमने कभी देखा होगा, जैसे पंखा चलाते हो, फोन चलाते हो आजकल, ये दिन भर चलाते रहते हो, जब आप फोन चलाते हो तो आप क्या देखते हो, चलाते चलाते हो धीमे धीमे गर्म होने लगता है, एकदम छुआ के देखा है कभी ना कभी, है ना, होता रहता है, जैसे मम्मी कहते हैं चलाए पड़े हो देख रहे तुम गर्म हुआ जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, भाई साहब वो क्या है, हीट कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट क्यों कर रहा है, कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहता है। भाई ये होता है, ऐसा नहीं कि वो खराब हो जाएगा, ब्लास्ट होकर फूट जाएगा, नहीं बेटा, फोन चल के फूटेगा नहीं, चलाने से ये लोग क्या कर रहा है, हीट हो रहा है। अब बहुत ज्यादा चलाओ तो अंदर की मशीनें भी हीट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पर लेकिन हीटिंग इफेक्ट है, ये क्या हीटिंग इफेक्ट। अगर इसके और भी बातें करें हीटिंग इफेक्ट पे हम लोग, तो जैसे हीटर देखा होगा आपने, प्रेस इस्त्री देखी होगी आपने, है ना, इस्त्री मूवी की बात नहीं कर रहा बेटा, इस्त्री प्रेस की बात कर रहा है ना, इस्त्री देखी होगी आपने, ब्लोवर देखा होगा, गीजर देखा होगा, ओवन देखा होगा, यानी कितनी सारी चीजें होती हैं जिसको करंट देने से चलती है, मतलब गर्म होती है, जैसे कि आपने इंडक्शन आजकल आता है ना, चूल्हा आता है जो इलेक्ट्रिक वाला, वो वाली चीजें, ये सब क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट पर बात करती है। ठीक है, तो किसी चालक को जब क्या करते हैं, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति मतलब पावर, भूता, जस, एनर्जी, अब एनर्जी की बात करते हैं, है ना, तो यानी कि क्या कह रहा है, तो फॉर्मूला होता है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन में, डब्ल्यू अपॉन में टी, डब्ल्यू क्या बोलते हैं, कार्य, क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, किसी कर्ता द्वारा, कर्ता मतलब मन ही, मान लो हम है, कार्य करना पढ़ा देगा, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो, ये तुम्हारा कार्य है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल पर सेकंड या वॉट होता है। ठीक है, देखा होगा ना, जिसके पास शक्ति होती है, हनुमान जी उनके पास शक्ति, कोई लंका में जाकर क्या लगा देते हैं, वॉट लगा देते हैं, यानी जिसके पास शक्ति है वो क्या कर सकता है, सबकी वॉट लगा सकता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई साहब, वॉट, याद रहेगा, यानी कि जूल पर सेकंड, एक मात्रक ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे हमारे पास क्या कह रहा है, और शक्ति का अवमात्रक की जो अच्छा बात कर लेते हैं पहले, है ना, यही जो कहना चाहता था कि शक्ति तुमने अवमात्रक नहीं होता, ऐसी जगह छोटी छोटी है। चलो चलो आओ नंबर 1, अगर तुमसे हम शक्ति के मात्रक की बात करें, पी बराबर हमने पहले फॉर्मूला निकाला डब्ल्यू अपॉन में टी, शक्ति का और फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर अभी पढ़ा हम लोगों ने आई पी आई टी, पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डब्ल्यू, पहले डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, क्या पढ़ा हम लोगों ने, वी आई टी, यहाँ रखोगे तो पी बराबर वी आई टी अपॉन में टी, टी से टी क्या हो जाए कैंसिल, पी बराबर आ गया वी आई। ठीक है, नंबर 2 पे अगर बात करें तो पी बराबर भाई डब्ल्यू अपॉन में टी था हमारे पास, है ना, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये पढ़ा था, यहाँ रखोगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पी बराबर आ गया आई स्क्वायर आर, आ जाएगा। ठीक, और नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 में हमने डब्ल्यू का क्या पढ़ा भाई, पी का फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला डब्ल्यू अपॉन में टी, और हमने पढ़ा क्या, डब्ल्यू बराबर पढ़ा हम लोगों ने आर वी स्क्वायर टी अपॉन में आर, इसको यहाँ रखो आगे, तो पी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू की जगह वी स्क्वायर लगाएंगे, वी स्क्वायर टी अपॉन में आर इंटू यहाँ पे क्या जाता है टी, टी से टी क्या जाए कैंसिल, तो पी बराबर आ गया वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये कुछ फॉर्मूले हमने आपको बता चुके हैं क्या, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूमेरिकल बेटा फटाफट नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए पर नोट कर लीजिए, है ना। ठीक, अब आगे बात करा जाए किलोवाट घंटा या यूनिट, घंटा तो तुम बेटा जानती हो, किलोवाट घंटा, और यूनिट की बात करते हैं। तो लेते मान लो तुम्हारे एक एसी लगी जो 1 किलोवाट की, कितने वाट की है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट मतलब भैया 1000 वाट, है ना,
1000 वाट की है। तो मान लो एक एसी लगी है जो 1 किलोवाट की है, अगर तुम उसको रोज 1 घंटे चलाते हो, कितने घंटे चलाते हो? 1 घंटे रोज चलाओ, ठीक है, तो 1 घंटे चलाने पर 1 यूनिट का बिजली बनेगी आपकी, कितनी बनेगी? तो अगर आप 24 दिन चलाते हो 24 यूनिट बनेगी, और अगर आप 30 दिन चलाते हो 30 यूनिट होगी। तो आप फिर उसके बाद ₹1 यूनिट चल रहे उतने गुणा करके आपका बिजली का बिल निकल आएगा एसी का, है ना? तो इस हिसाब से आपका यूनिट गिनी जाती है। तो क्या कहते हैं, तो ऐसे गिनी जाएगी, मान लो आपके घर में पंखा है, बल्ब है, मीटर है, सब कुछ लगा हुआ है आपके घर में, एसी है, कूलर है, तो वो मीटर क्या करता है, सबकी यूनिट वाट को जोड़ लेता है एक साथ, ये इतने वाट का, ये इतने वाट का, सबको जोड़ लेता है, ये बन गया 1000 वाट, कितने बन गया, फिर उस हिसाब से निकालता है वो आगे, ठीक है। तो अगर 1 किलोवाट सामर्थ्य वाला या शक्ति वाला, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट वाला कोई उपकरण को अगर आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें व्यय होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? 1 किलोवाट घंटा या यूनिट कहलाती है। ठीक, पढ़ो जरा। तो किलोवाट घंटा यूनिट वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। यदि किसी परिपथ की सामर्थ्य, किसी परिपथ की सामर्थ्य 1 किलोवाट हो, 1 किलोवाट मतलब ऐसा उपकरण ले लो जो 1 किलोवाट का हो, ठीक है, तो उसे अगर हम 1 घंटे तक उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसमें व्यय होने वाली ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या यूनिट कहलाए, आए समझ में? ठीक, एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो पीछे बता देते हैं, ठीक है, कुछ चीजें भूल गए आप बताना। जैसे कि अगर आपसे पूछा कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं, ठीक है। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? याद रखने वाली बात है बेटा सारी, ठीक है। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं, ठीक है। ऐसे 1 माइक्रोवाट में कितने वाट होते हैं? माइक्रोवाट में 10 की पावर -6 वाट होते हैं, ठीक है। एक और, एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, शक्ति मतलब अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े की शक्ति की बात करेंगे अब हम लोग, तो 746 वाट होती है। कितनी वाट होती है? 746 वाट। मतलब एक घोड़े की शक्ति से आप, अब कहोगे ये कहाँ यूज होता है? 1 HP 2 HP, उसको एचपी बोलते हैं, होता है हॉर्स पावर। कहाँ यूज होता है? अब अगर पानी की मोटर तो लगी होगी, है ना, पानी की मोटर समझ रहे हो, कूलर वाली नहीं बेटा, छोटी सी चुल्लू पंप वाली नहीं, वो जो पानी बोर वाली पड़ती है, वो 1 HP 2 HP 1.5 HP की आती है, मतलब हॉर्स पावर में आती है। आप गाड़ी लेते हो बाइक, उसका इंजन 1 HP 2 HP मतलब डबल हॉर्स पावर है उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, है ना। जैसे अपाचे ले आया, बुलेट ले आया, 3 HP का इंजन होता है, 4 HP का होता है, 4 घोड़ों की शक्ति उसके अंदर है। इस प्रकार से तुम्हारे अंदर भी पाई जाएगी किसी न किसी शक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आया समझ में यहाँ तक? ठीक, ठीक है। आप पूछ रहे किलोवाट घंटा था जूल में क्या संबंध, दोनों के बीच में रिलेशन बताना, संबंध बताने दोनों बहुत तेज है कि नहीं? तो अगर 1 किलोवाट में कितने किलोवाट घंटा होगा हम ये दिखाएंगे, तो 1 यूनिट बराबर मान लेते हैं, 1 यूनिट बराबर, अभी एक, या इसी में लिख देते हैं 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अब देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, थोड़े 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अगर ऐसे निकालोगे, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो 60 मिनट हो जाएंगे और 60 सेकंड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, ठीक, ये आ जाएगा जूल में आ जाएगा, ठीक। तो अब इसका तुम गुणा कराओगे तो 1000, तो ये हो गया 6 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 जीरो, 36 गुणे 10 की पावर 5। अब पॉइंट लगा दो 3.6 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे पॉइंट आगे लाते हैं ना, यहाँ से मान लो पॉइंट आगे लाए तो पॉइंट बढ़ाने में पावर 1 बढ़ जाएगी, तो +6 हो जाएगी, ये आ गया जूल। यानी कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर 3.6 10 की पावर 6 जूल होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं लेड़ी क्रम की, मतलब सॉरी श्रेणी क्रम की। किसकी बात करते हैं? अब श्रेणी क्रम क्या होता है? प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन मतलब प्रतिरोध जो हमने पढ़ा। अब उसको कई 2-3 विधि जोड़ सकते हैं, 2 विधि में कौन कौन सी होती है? श्रेणी क्रम, एक होती है समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम क्या होती है, समांतर क्रम होती है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये बना हुआ है चित्र, क्या बना हुआ है? कितने प्रतिरोध ले रखे हमने इसमें? 3 ठोरा, 3 है, ठीक। अब अगर तुम देखो, इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, इसे इसका ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। अगर एक चीज तुम गौर कर पा रहे तो क्या कर रखा है? पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध अगले प्रतिरोध के पहले से जोड़ रखा है, और दूसरे प्रतिरोध के पहले दूसरे सिरे का संबंध अगले प्रतिरोध के पहले से जोड़ रखा है। अभी तो 3 ही है, हो सकता 4 हो, 5 हो। तो देखो सबके जो दूसरा सिरा है वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले से जोड़ रखा है। देखो जरा, दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से, दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से, ऐसा और आगे होता तो दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से। तो इस प्रकार के क्रम में क्या बोलेंगे? इस प्रकार के क्रम में, इस प्रकार के क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध, प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से करते हैं। बेटा किससे करते हैं? अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से कर देते हैं। इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
आया समझ में। अब श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, हमने क्या किया, इस प्रकार के क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के अंतिम सिरे का संबंध अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जब तीन प्रकार के प्रतिरोध हमारे पास, तो माना भैया हमारे पास तीन प्रतिरोध है, कौन कौन से, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिसमें जिनके सिरों के बीच का विभवांतर, V1 V2 V3 है, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा अगर I हो तो। अब अगर हम आपके प्रतिरोध के फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला इसका क्या होता है श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, अगर हम यहां से आगे बात करें, ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले कुल विभव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कुल विभव, कुल, ठीक है। अगर हम आपसे कुल विभव की बात करें, कुल विभव कैसे निकलेगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण क्या बन जाएगा, एक बनेगा। अब हम सूत्र से लिखेंगे, कौन से सूत्र से लगाएंगे भैया, पढ़ा रखा V बराबर अय्यर, क्या पढ़ा रखा है, पढ़ा ना, वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, तो V बराबर अय्यर। अगर हम करेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, किसे लगाएंगे, पहले प्रतिरोध के लिए, ठीक है। अब पहले प्रतिरोध की जब बात करें तो वहां भी फॉर्मूला लगेगा V बराबर अय्यर। अब यहाँ पे पहले प्रतिरोध में विभव कितना है, V1, और श्रेणी क्रम में धारा क्या रहेगी, समान, सब में आई है ना, सब में क्या जाएगी, आई धारा हमारी चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे विभव हो गया V1, प्रतिरोध हो गया R1 पर, धारा सेम रहे, आए समझ में। अब यहाँ पे लिखो ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध के लिए, ठीक, तो V2 बराबर क्या करेंगे, IR2, आप पेपर में डैश डैश नहीं करना, ठीक है, नंबर वरना डैश डैश करके आएंगे। फिर आज बात करेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, किसकी बात करेंगे, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा V3 बराबर IR3 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तुल्य मतलब टोटल, तुल्य प्रतिरोध के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो V बराबर हो जाएगा IR, क्या हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कह रहा है कि V बराबर हमारे पास क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। यहाँ V का मान हमारे पास कितना दिया गया, V का मान तो हमने ये निकाल रखा IR, यहाँ दिया गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 दिया गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, I कॉमन ले लेते हैं, तो IR बराबर यहाँ से I कॉमन ले लिया, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, सूत्र आया समझ में, ठीक। ये हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र जी, देखो इसकी न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, इसके डायग्राम वाले न्यूमेरिकल होते हैं, आपको इस प्रकार के कुछ डायग्राम मिलेंगे और भी इससे अच्छे डायग्राम वाले न्यूमेरिकल बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में विशेष कर ध्यान दे दीजिएगा, वरना इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छी दिक्कत होती है। हम आपको दिक्कत नहीं देंगे, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको बस क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने और जो तरीका बताया जाए एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं समांतर क्रम, किसकी बात करते हैं, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, देखो हमने क्या किया, अब इसमें तीन प्रतिरोध लिए R1 R2 R3, है ना, तो इसमें इसके पहले सिरे का संबंध एक निश्चित बिंदु से कर देते हैं और दूसरे सिरे का संबंध एक दूसरे निश्चित बिंदु से कर दिया, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे का संबंध एक निश्चित बिंदु से तथा दूसरे सिरे का संबंध एक दूसरे निश्चित बिंदु से कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब बात करेंगे इसमें तीन प्रतिरोध मान लो जोड़े गए हमने, ठीक है, तो माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिनमें प्रवाहित होने वाली धारा I, धारा अलग अलग हो जाएगी भाई, यहाँ ऊपर धारा I जा रही, बढ़ जाएगी हमारी धारा, इसमें चली जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3, ठीक। अब विभव टोटल V रहेगा, तो माना प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिसमें प्रवाहित होने धारा I1 I2 I3 है, और जिसके सिरों के बीच के विभवांतर V हो तो। अब देखो पिछली बार हमारे में विभव अलग अलग था, विभव ज्ञात किया था, अब की धारा अलग अलग, समांतर क्रम में विभव समान और श्रेणी क्रम में धारा समान। यहाँ क्या करेंगे, हम निकालेंगे कुल धारा, क्या निकालेंगे, I क्या करेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक, समीकरण क्या बनाया, एक। अब हम कहेंगे सूत्र से, और सूत्र लगाने जा रहे हैं वही वाला, V बराबर I R, यहाँ से I का मान निकालें तो V अपॉन में R आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध R1 के लिए, किसके लिए, R1 के लिए। अब हम R1 के लिए जब बात करेंगे तो I बराबर होगा I1 बराबर V अपॉन में R1, ठीक। ऐसे दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए, ठीक, तो I2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन में R2 हो जाएगा।
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे प्रतिरोध की, तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पर V3 बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा I3 बराबर V अपॉन में R3 हो जाएगा। ठीक, I1 I2 I3 निकाल लिया। अब हम निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालते हैं? तुल्य प्रतिरोध के लिए। ठीक है, प्रतिरोध के लिए। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे I बराबर V अपॉन में क्या आ जाएगा? R। फिर लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक क्या कहता है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे I का मान रखेंगे, तो V अपॉन में R बराबर V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। यहां से क्या करिए? V कॉमन कर दीजिए। ठीक है, तो V कॉमन आएगा तो V अपॉन में R बराबर यहाँ V कॉमन आएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 बचेगा। तो V से V क्या कर दो? भैरव घाट कट जाएगा। यहाँ पे बचा 1 अपॉन में R बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये हमारा क्या आ गया? सूत्र आ गया। आए समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक? पढ़ा जाए आगे। हम बात करते हैं वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरणों के बारे में। देखिए, आपने उनको देखा तो हमेशा होगा, पर अंदर कैसे बने हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, आज आप जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने बल्ब को भी देखा होगा कभी ना कभी, 100 वाट वाला जो येलो येलो कलर जला करता था। आजकल तो आपको एलईडी लगाता है, पर एलईडी के बारे में हम लोग इंटर में पढ़ते हैं, पर अभी बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बल्ब क्या होता है, जैसे आगे आपको बताएंगे कि हम भैया ऊष्मक क्या होता है, नहीं हीटर के बारे में बताएंगे, हीटर क्या होता है। और इसमें एक और है प्रेस, इस्त्री के बारे में। कई बार आप इसका इस्तेमाल करे होंगे प्रेस कर करके, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से बना होता है, इसके बारे में बस अभी 5 मिनट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बल्ब से। तो वैद्युत बल्ब होता क्या है? वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी तार पे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है। जब किसी तार पे क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगर तुम्हें कभी 100 वाट का अगर कभी आपने 100 वाट का बल्ब लगा के देखा होगा तो आप उसको ऐसे ऐसे एच नहीं सकते। क्यों? इतना गर्म हो जाता है, वो कपड़े से पकड़ के किसी तरीके निकालना पड़ेगा, तब वो निकलेगा, है ना। एलईडी वगैरह उतनी गर्म नहीं होती, आप निकाल सकते हैं इजिली। तो इसमें क्या होता है? वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जब इनके तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है, तंतु इसको बोलते हैं, जब ये तार लगे होते हैं, ठीक है, जब इसमें क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं तो यह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में तंतु 500 से 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचो, 100 डिग्री सेल्सियस में तो आप हाथ डाल नहीं सकते, ये कितना हो जाता है? 500 से 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बढ़ जाता है, तब वह प्रकाश देने लगता है। तो कितनी तेज ये जल रहा होता है और इतनी भयंकर रोशनी दे रहा होता है। एक बात और बताते हैं आपको, हम लोग के घर की जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर अगर कोई बल्ब है तो वो कुछ सेकंड में, एक सेकंड में क्या करता है? एक बार जलेगा और एक बार बुझेगा, जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, 1 सेकंड के अंदर। इतनी फास्ट ये होता है कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन है ना, समझे, जलता बुझता रहता है। ये तुम्हें क्या लग रहा है? कोई बल्ब जो है एग्जैक्टली जलता ही नहीं रहता है, कोई रोशनी लगातार दे रहा नहीं, कोई लुब्ध लुब्ध होता है ना। पर लेकिन आपको इतनी आसानी से आप देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपकी आंखों की कैपेसिटी 1/10 होनी चाहिए, 1/10 सेकंड में आप देख सकते हो, मिली सेकंड में आप देख सकते हैं तब, है ना। तो क्या बताया हमने? ये प्रकाश देने लगता है। रचना की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है। इसमें कांच का क्या होता है? कांच का खोखला गोला होता है, जिसके नीचे क्या होता है? एक एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है। क्या लगी होती है? देखो, एल्युमिनियम की क्या लगी होती है? टोपी लगी होती है, ठीक है, जिसके मुख को बंद करने के लिए क्या कर देते हैं? चमड़ा या लाख भर दिया जाता है, ठीक है, चपड़ा या लाखों को भर के बंद कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं? इसके ऊपर 2 जस्ते के टाके लगा देते हैं, जिन टाकों का संबंध बल्ब के अंदर तार को इस प्रकार ले जाते हैं, तार को इस प्रकार ले जाते हैं, दोनों एक दूसरे के स्पर्श ना करें, तो जगह छू जाएंगे तो बल्ब इससे फ्यूज हो जाएगा, ठीक। और इसको तारों को ऐसे जाके क्या कर देते हैं? तंतु से इसका संबंध कर दिया जाता है। और फिर जैसे आप जोड़ते हैं, होल्डर में लगाते हैं, होल्डर में 2 पिन लगी होती है, पिन से जैसे करंट होगा क्या करना? जगमग जगमग रोशनी देगा। मतलब इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है, इसके अंदर से वायु निकाल कर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। मतलब जितनी भी हवा भरी होती है सब क्या कर ली जाती है? खींच ली जाती है। और इसके ऊपरी भाग में पीतल की एक टोपी लगी होती है, पीतल की हो या एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है, ठीक है, जिसके दोनों और 2 पिन लगी होती है, ये वाली 2 पिन लगी होती है, जिसके द्वारा क्या करता है? होल्डर में लटकाया जाता है, ठीक है, लगी होती है। टोपी का मुख चमड़ा से भरकर सील बंद कर दिया जाता है। जो इसका मुंह है वो क्या करते हैं? चमड़ा या लाख से क्या करके भरकर बंद कर दिया जाता है, ठीक। आगे क्या कह रहा है? चमड़ा में जस्ते के 2 टाके लगे होते हैं, टाकों का संबंध 2 मोटे तारों से कर दे होता है। तारों को एक
कांच की नली से इस प्रकार होकर बल्ब के अंदर से इस प्रकार ले जाया जाता है कि आपस में एक दूसरे के स्पर्श ना करे। बल्ब तो आपने देखा ही होगा, ठीक, ना करे। इनके भीतर सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार लगा होता है। देखो ये जो आप देख रहे हैं अंदर टंगस्टन का तार लगा होता है, ये बारीक तार है टंगस्टन का। किसका है? भैया जो जस्ते के टाके थे, इससे कांच की नली से होते हुए दो तार लेके गए, मोटे मोटे इस प्रकार से ले जाते हैं कि स्पर्श ना करे, और एक बारीक सा तार लगा होता है, उसी क्या कर देते, टच कर दिया जाता है, बल्ब जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जैसे हम जोड़ देंगे तो इनके भीतर जैसे जोड़ देंगे तो इसे तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहा जाता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः जब तंतु में वैद्युत धारा बहती है तो ये क्या हो जाता है, गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। याद रहेगा, मतलब लाइट, सोच रहे आप कितना पतला सा एकदम बारीक सा तार का यूज किया जाता है, पर लेकिन टंगस्टन होता है। देखो टंगस्टन वगैरह जो होता है बहुत भयंकर टंगस्टन वगैरह जो होते हैं वो लोहे के से भी अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ठीक है। लोहा जो होता है 1500 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, और लोगों सोचो इसका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ताप देना तो बहुत कठिन काम है, ठीक है। फिर बात करते हैं तो दोष क्या है भैया, तो 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे क्या वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत मतलब जैसे आपने बल्ब देखो, कई बार जब फ्यूज होता है तो उसकी जो शीशा है, मतलब बल्ब का जो कांच है ऊपर का हिस्सा, वो काला हो जाता है। काला कैसे हो गया भैया? भैया ये जो हमारे पास टंगस्टन लगा धीरे धीरे गल रहा था, गल के धुआं फॉर्म में निकल रहा था, ये जल जाता अंदर से। देखो कई बार बल्ब लगे लगे एकदम से भयंकर तरीके से जल जाते हैं ना, वही होता है टंगस्टन में वाष्पीकृत होकर बल्ब की दीवारों पर जम जाता है, ठीक है, और जिससे बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। ये इसका एक दोष है, लेकिन इसके लिए भी एक रास्ता निकाला गया। उन्होंने क्या किया, बल्ब में निष्क्रिय गैस भर दे, क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस, बल्ब में क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस भर देते हैं। निष्क्रिय गैस क्या होती है, जो किसी अन्य से रिएक्शन नहीं करती है। अभी तक क्या करते थे, निर्वात कर देते थे, अंदर की वायु भी निकाल लेते थे। अब हमने गैसों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो साधारण व कम सामर्थ्य के बल्बों में निर्वात होता है, यानी जो नॉर्मल बल्ब होते हैं 10-5 रुपए जो मिला करते थे, और साधारण बल्ब होते हैं उसमें क्या होता है, निर्वात होता है। परंतु अधिक सामर्थ्य के बल्बों में कोई निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन भरी जाती है, इससे तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता है। यानी जो ये तंतु है इससे इनका वाष्पीकरण नहीं होगा। आए समझ में? फिर अब बात करते हैं वैद्युत ऊष्मक की। ऊष्मक देखा है आपने, आजकल तो इसका इस्तेमाल नहीं होता, पहले ये हीटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ करता था। जिनके घर में गैस नहीं हुआ थे लोग हीटर में बनाते थे, जिनके पास गैस नहीं हुआ करती लोग हीटर बनाते थे। अब आजकल क्या होता भैया, पहले क्या होता, आदमी क्या करता, तारों में कटिया डाल लेता था, काम चल जाता था। भैया बिजली का बिल कितना भी आए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बिजली बिल आना ही नहीं था। अब आजकल थोड़ी ना होता है, आजकल तुम कटिया का काम चला नहीं सकते हो, ठीक, ये तो सरकार होशियार, मोटे मोटे तार पड़ गए, और ऊपर से इसका बिल बहुत भयंकर आएगा, क्योंकि भैया जो ये तार लगा होता है ना, इसका वॉट ही के लिए 1500 वाट हुआ करता था बहुत पहले वाला, अब तो नॉर्मल आने लगे हैं। अब से आपको हाँ इसका इस्तेमाल तो नहीं करते, पर आप ब्लोवर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसी जैसा ही होता है कुछ कुछ, और उसमें फैन लगा देते हैं तो हवा भी साथ में देने लगता है। अभी बनाया किसी जाता था, ये जो वायर लगी होती थी ये नाइक्रोम की वायर है। किसकी वायर, जो रेड रेड आपको दिख रही है, ये नाइक्रोम की वायर है। इसको इस पूरा एक चीनी मिट्टी का हुआ करते थे, खांचे खांचे बना देते, चीनी मिट्टी का फ्रेम होता था, जैसे खांचे हुआ करते थे, उसमें मान लो एक पेज ये ए एक पेज ये बी है, ठीक है, दोनों का फंसा देते थे, इसे बना दिया जाता था, ठीक है, सर्पिलाकार बांध देते थे, और जो ए वाला पेज है बी वाले को दोनों को तार से जोड़ देते थे मेन स्विच से, उससे क्या करंट फ्लो होता था। अब चीनी मिट्टी क्यों लेते थे, चीनी मिट्टी जल्दी खराब नहीं होती थी, टूटती नहीं थी, जलती नहीं थी, इस वजह से, ठीक है। तो अब होता क्या था, इसमें नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार तार होता है जो चीनी मिट्टी के प्लेट पर खुदरे हुए खांचों में के अंदर बिछा रहता है, इसे तापक तार कहते हैं। क्या कहते हैं, तापक तार कहते हैं। नाइक्रोम का ये वायर है, इसलिए क्या कहा जाता है, तापक तार, ठीक है। आप नॉर्मली किसी भी दुकान में जाएंगे इलेक्ट्रिक के, तो 20 रुपए का मिल जाता था, ठीक है, ठीक। तो इनके दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो संबंधक पेज ए व बी से जोड़ देते हैं, दो चीजें जो है वो ए और बी से क्या कर देते हैं लोग, जोड़ देते हैं। क्रोम निकिल तथा क्रोमियम के मिश्र धातु होती है, ठीक है, जिसका गलनांक उच्च होता है। जिसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, तथा वायु से निकलकर शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता। मतलब इतना उच्च इसका गलनांक होता है कि वायु में इतनी ऑक्सीकृत नहीं होता। हमने देखा तो लोहा है या कांच है, उसको ज्यादा समय तक गर्म करेंगे तो मेल्ट होने लगता है। वैसे कोई भी ऐसी धातुएं होती है जो मतलब ये टूटेंगे नहीं, मेल्ट नहीं होगी, पर धीरे धीरे पाउडर के फॉर्म में राख होती जाएगी, वो उड़ती जाती है धीरे धीरे करके। पर नाइक्रोम इतनी जल्दी से राख नहीं होता है, खराब नहीं होता, वाष्पीकृत इसका नहीं होता है, ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो मिलकर शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता है। अतः जब पेज के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है, तार लाल तप्त होकर रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है, एकदम
भयंकर तरीके से आग, बहुत से लोग पहले से रोटी वगैरह भी सेका करते थे, खाना बनाते थे, लेकिन खतरा होता है बेटा, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको अगर इसी का इस्तेमाल करना है इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डिवाइस का, तो आप इंडक्शन वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार आप चिमटा से रोटी सेक रहे हैं मान लीजिए, और सेकते सेकते चिमटा छू गए तार में, पूरा एकदम झंझना जाओगे, रोटी अलग नाचेगी, चिमटा अलग नाचेगा, तुम अलग नाचोगे, समझे। वो भयंकर हीट भी देता है, तो वो भयंकर ऊर्जा भी देती है, और साथ साथ उसमें करंट भी आता है। इन वायर्स में क्या है, करंट है भाई, तार से कनेक्ट है तो करंट नहीं आएगा, आएगा तो आपको करंट लग भी सकता है। पर फिलहाल आजकल तो बहुत रेयर केस में लोग इस्तेमाल करते हैं फिलहाल, ठीक है, पर आप कमरे वगैरह लोग रूम हीटर वगैरह यूज करते हैं अभी भी, ठीक है, वो अलग तरीके के आते हैं। नाइक्रोम का तार क्यों इस्तेमाल करते हैं ये समझते हैं। तार को लेने का एक अन्य लाभ भी है, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध काफी अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, काफी अधिक होता है, तांबे के लगभग 60 गुना होता है। तांबे का तार अगर ले लें तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको लिया जाता है, ठीक है। तापक तार बनाने के लिए बहुत अधिक लंबा तार नहीं लेना पड़ता। तापक तार को सीधा न रखकर सर्पिलाकार कुंडली के रूप में रखते हैं, क्योंकि तार की काफी लंबाई थोड़े से ही स्थान में आ जाए और अधिक ऊष्मा मिल सके। देखो जितना अधिक ये तार होगा वो उतना ज्यादा जलेगा और उतनी ज्यादा ऊष्मा देगा, तो क्या करते हैं, सर्पिलाकार रख देते हैं, घुमा घुमा के, और ऐसे ऐसे करके पूरे में राउंड कर दिया। जब तो उसको खींचोगे तो बहुत लंबा खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, 10-12 मीटर निकल आएगा। तो इस 10-12 मीटर की लंबाई को थोड़े में ही समेट दिया जाता है, इसलिए इसको सर्पिलाकार रखा जाता है, ठीक है। एज समझ में। अब बात करते हैं स्त्री की। तो पहली बात भाई, स्त्री के ऊपर कोई बात कर नहीं सकता, उसको समझना पॉसिबल नहीं है, पर हम प्रेस के बारे में तो समझ, तो बनाया कैसे जाता है, अब समझ करते क्या, प्लेटिनम टाइप की जैसे धातुएं होती हैं, तो इनमें क्या करते हैं, मतलब इसमें प्लेटिनम तो बहुत महंगे आ सकते हैं, अब्रक नाम की इसमें धातु दी गई है। तो क्या करते हैं, जो प्लेट नीचे देखो प्रेस होता है, प्रेस के नीचे एक प्लेट होती है जो ऐसे बनी होती है, ऐसे करके, है ना, इस प्रकार बनी होती है। तो अब्रक धातु होती है जिसमें क्या करते हैं, ऐसे रखा जाता है। अब घर में भी इसको बनाना पॉसिबल है, पर लेकिन आप बनाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इजिली पुराने जमाने में जो बनते थे उसकी बात बताते हैं, तो लोग क्या करते थे, ऐसे करके धातु लेते थे, उसमें चीनी मिट्टी का लेप लगाया जाता था। लेप मतलब थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी परत रखते हैं, ठीक है, इस बार मट्टी की रखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर इस तार को बिछाया जाता था, इसको दबा दिया जाता था, फिर ऊपर से वही मिट्टी के तार को लगाकर, फिर उसके बाद फिर ऊपर से ये अब्रक की एक धातु की प्लेट चढ़ाते थे। तो क्या होता था, फिर उसमें एक प्लग दे देते थे, तार वही नाइक्रोम का यूज किया जाता था, ठीक है, जिसपे देखे वो गर्म होने लगता था, और प्रेस क्या होगा, गर्म होने लगता था। अब जैसे कि आपने और भी प्रेस देखे हो जिसमें उसमें कोयला भरा जाता था, भयंकर भारी भारी प्रेस हुआ करते थे, उनसे बेटर है कि ये वाला प्रेस आने लगे, ये इलेक्ट्रिक वाले आने लगे, और इजीली घर में आप इसको यूज भी कर सकते हो। वो लोग हर कोई यूज नहीं कर सकता कोयला वगैरह वाला, तो चेंज किया गया। देखो अपडेट तो करना ही पड़ता है भाई साहब। तो देखो तुमको पता है साइंस कितनी तरक्की कर दी जाती है, एकदम थोड़े समय में आगे बढ़ जाती है, या क्या पता कुछ समय कुछ और ही आने लगे, है ना। इस प्रकार पहले हम स्त्री की बात करेंगे। यह भी एक वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें नाइक्रोम का एक मोटा तापक तार होता है, ठीक, अब्रक की पतली चादर पर लिपटा होता है। देखो जो नीचे की एक चादर होती है अब्रक की होती है, इसके ऊपर क्या कहते हैं, नाइक्रोम के तार को ऐसे लपेट देते हैं। मान लीजिए हम आपको अलग से चित्र बनाकर दिखाते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से प्रेस, ठीक है, और नीचे क्या करते हैं, अब्रक की ये प्लेट है और इस पे तार को लपेट दिया जाता है पूरा ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से पूरे में लपेट दिया जाता है। अब हम करते क्या है, तो अब्रक की दूसरी पतली चादर को रख दिया जाता है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, दूसरी चादर को हम ऐसे करके रख देंगे, जिससे क्या होगा, वो चादर नीचे और बीच में तार, फिर ऊपर से एक चादर आ गई, है ना। तो क्या कर देते हैं, तो दूसरी चादर को रखकर पतली रखकर इसकी तली पर रख देते हैं, ठीक है। तापक तार को ऊपर से एस्बेस्टॉस तापक तार को ऊपर से एस्बेस्टॉस की मोटी चादर से ढक दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब भाई ये पूरा सिस्टम है हमारे पास, अब्रक की धातु हो गई, मान लीजिए उसके ऊपर नाइक्रोम वायर हो गए, फिर अब्रक हो गए। अब लेकिन छू तो करंट मार देगा, तो करंट ना मारे हमें, इसलिए क्या करते हैं, एस्बेस्टॉस का क्या करते हैं, एक और ज्यादा चादर चढ़ा दी जाती है, पतली सी लेयर पूरे में चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो स्त्री की तली लोहे की बनी होती है, ठीक है, जिसकी बाहरी सतह पर क्रोमियम की पॉलिश होती है, ठीक है। जो स्त्री जो होती है हमारी, उसके ऊपर की जो तली है पूरी, भाई वो प्रेस देखा ही होगा, पूरा इस प्रकार से बना होता है पूरा। अब जैसे पकड़ोगे तो ऊपर का जो हिस्सा है उस पर क्रोमियम नहीं बैठते, क्या क्रोमियम की पॉलिश कर देते हैं। जो नीचे का हिस्सा उसकी बात नहीं करता है, ऊपर ऊपर। अब ऊपर क्यों कर देते हैं भाई, देखो उष्मा है, वो जलेगा अंदर से तार, तो गर्म होगा, तो गर्म फिर पूरा ऊपर होगा, तो पकड़ ही नहीं पाओगे। जैसे लोहा है, अगर आप सोचो ये पूरा गर्म हो जाए, इसके बाद आप यहाँ नहीं पकड़ सकते, तो गर्म पूरे हीट पूरे फैल जाती है ना वो। तो ऐसे क्या करते हैं, तो ऊपर ऊपर क्रोमियम लगा, जिससे उष्मा बाहर नहीं निकलेगी, सीधे नीचे की ओर केवल रहेगी, ठीक है, नीचे नीचे की ओर गर्म होता है। तो क्या कर देते हैं, क्रोमियम की पॉलिश होती है, ठीक। आगे सुनिएगा, तो तापक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते ही यह लाल तप्त हो जाता है, चूंकि तापक
तार एस्बेस्टॉस से ढका होता है। किससे ढका होता है? एस्बेस्टॉस से ढका होता है। ठीक है, ऊपर वायु है, अतः इसमें ऊपर उष्मा ऊपर की नहीं जा पाती। ठीक है, एस्बेस्टॉस की पतली होने के कारण जो चादर लगा दी गई अलग से पतली सी, उसके कारण उसमें कहां नहीं आ पा रही है, बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो लगभग अभ्रक से होकर स्त्री की तली की ओर चली जाती है, जितनी भी उसमें बची कुची होती है। पहले तो भाई देखो एस्बेस्टॉस चढ़ा दिया गया, ठीक है, पहले अभ्रक लगाया गया, फिर एस्बेस्टॉस चढ़ाया गया, फिर क्रोमियम लगा दी गई पॉलिश, तो केवल क्या बचा भाई, जितनी भी उसमें बची सब कहां जाएगी, अब नीचे की ओर चली जाती है। तो तापक तार के सपाट सपाट मतलब एकदम बिछा हुआ होता है। ठीक है, सपाट रूप से लिपटा होने के कारण स्त्री की पूरी तली में चली जाती है। ये सपाट रूप से मतलब सपाट हो जाओगे, मतलब मार के सपाट मतलब चिकना प्लेन प्लेन फॉर्म में लिपटा हुआ है ना, ये सारी उसमें नीचे की फॉर्म में चली जाती, नीचे चली जाती। ठीक है, तापक तार के सपाट रूप में लिपटा होने के कारण स्त्री की पूरी तली एक समान रूप से गर्म हो जाती है, ताकि स्त्री की बाहरी सतह पॉलिश्ड होती है, अतः विकिरण के कारण उष्मा की हानि नहीं होती है। मतलब बाहर की सतह को लोग पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, केवल नीचे की तली गर्म होती है, ऊपर का कुछ हिस्सा गर्म नहीं होता है, होगा पर उतना भयंकर नहीं। जैसे नीचे का अगर तुम छुआ दो समझ में आएगा। ठीक है, बहुत तगड़ा समझ में आएगा। फिर फ्यूज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो कहते हैं फ्यूज ना करो, वही वाला फ्यूज है। ऐसे लगा होगा, पुराने जमाने घरों में देखा होगा, अब आजकल आप रईस हो चुके हैं, एमसीबी लग गई है, सेम वर्क। फ्यूज एमसीबी, एम मतलब मास्टर करंट ब्रेकर, वो फटाक से थोड़ा मास्टर है, उसमें वो सेल्फ वर्क करता है, पर इसमें थोड़ा वर्क करना पड़ता है ना। जैसे ये मान लीजिए इसमें एक क्या करता है, ऐसे ही दो कनेक्शन दिए गए, इस पे एक तार को जोड़ा जाता है, इस प्रकार से फिर कनेक्शन दिया जाता है। ये जो तार है ना, यही फ्यूज काम करता है, फटाक समझिएगा, बहुत छोटी सुविधा है। तो जब बिजली के तार का आपस में छू जाता है, जब परिपथ में वैद्युत धारा प्रतिरोध एकदम से गिर जाता है, तार क्या होगा, छू गए, या कोई उपकरण जल गया या खराब हो गया, तो आपको जो घर में पूरा परिपथ है उसमें धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अतः परिपथ में बहुत अधिक हो जाती है धारा। ठीक है, तो जिससे उपकरण जलने लगते हैं। अब जो बच्चे कुछ उपकरण लगे हुए हैं, या मान लो किसी का टीवी लगी, किसी का लगी, किसी का फ्रिज लगी है, वो सब जल सकते हैं। तो जलने से बचाने के लिए परिपथ में क्या करते हैं, फ्यूज तार लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज तार तांबे के या टिन का व शीशे की मिश्र धातु का बना होता है, जो लगा होता है इसमें तार। ठीक है, इसमें छोटा सा तार होता है। अब ये क्या होता है, तांबे का होता है, मिश्र धातु का, तारों को निकाल कर इसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये मेन स्विच में लगाए जाते हैं, मेन लाइन जो खंबे से तार आते हैं, खंबे से फिर उसके बाद मीटर में आता है, मीटर से फिर घर में जाता है, तो उसके बीच में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, बिजली आगे सप्लाई ना हो, अरे बाकी जलेंगे नहीं, बच जाएगा। जैसे हाई धारा बहने लगेगा, हाई फ्लो करंट होगा, तार अपने आप जलने लगेगा, धीरे धीरे जलेगा, क्या टूट जाएगा। जैसे टूट जाएगा, धारा आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी, इससे क्या हो जाएगा, सारे आपके उपकरण का जलने से बच जाते। तो क्या होता है, जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर पर दो धात्विक टर्मिनलों के बीच, तो अब ये चीनी मिट्टी का होल्डर होता है पूरा, ये चीनी मिट्टी बना होता है, ये धात्विक दो टर्मिनल लगे हुए हैं, ये मान लीजिए टर्मिनल नंबर 1, ये टर्मिनल नंबर 2। ठीक है, तो धात्विक टर्मिनलों के बीच खिंचा रहता है। इसका गलनांक तांबे के सापेक्ष बहुत नीचा होता है, तांबे की तुलना में। इससे परिपथ के बीच किसी एक संयोजक तार के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, यानी जो तार होता है फ्यूज का, वो क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो फ्यूज तार तुरंत गड़गड़ क्या होता है, पिघलकर टूट जाता है और परिपथ तोड़ दिया जाता है। टूट जाता है परिपथ का, परिपथ टूट जाने मतलब है कि उसका कनेक्शन खत्म हो गया, तो अब धारा क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, कि लास्ट में जितने कॉन्सेप्ट बताया सब चीज समझ में, अगर नहीं है थोड़ा सा रिपीट करिए, आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार क्या होता है, जब कई सारी नई चीजों को पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा बाउंस होता है, लेकिन हमने आपको एक बार समझा दिया तो आपको पक्का किसी प्रकार कोई डाउट रहने वाला नहीं है। चलिए, अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लॉन्ग वीडियो देखना ना भूलें। तो ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आंसर फिजिक्स टेलीग्राम में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम से आकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।